हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्काई नोट्स। फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम विभिन्न अधिगमकर्ताओं की समझ के पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 2 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज के लेक्चर में हम मंदबुद्धि बालक व समस्यात्मक बालकों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे। तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए शुरू करते हैं। मंदबुद्धि बालक, मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन। मंदबुद्धि बालक वे बालक होते हैं जिनकी निम्न बुद्धि होती है तथा वे अपने वातावरण से समायोजन करने में भी कठिनता का अनुभव करते हैं। ऐसे बालक स्वयं जीवन निर्वाह करने में अक्षम होते हैं तथा इनमें निम्न समायोजनशीलता भी पाई जाती है। ऐसे बालकों को विमंदित बालक या मंदित मना बालक भी कहा जाता है। मंदबुद्धि बालक अपनी मानसिक योग्यताओं का प्रयोग करने की दृष्टि से उसी प्रकार अपंग व बेबस होते हैं जिस प्रकार से शारीरिक रूप से विकलांग बालक अपंग व बेबस होते हैं। तो ये मंदबुद्धि बालक क्या होते हैं? इनकी बुद्धि निम्न होती है और ये वातावरण में समायोजन करने में कठिनता का अनुभव करते हैं और स्वयं जीवन निर्वाह करने में सक्षम नहीं होते। ये किसी के ऊपर निर्भर होते हैं और निम्न समायोजनशीलता पाई जाती है इनमें। तो ये मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। अब आगे कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इनकी परिभाषा दी है, जो देख लेते हैं हम। क्रो के अनुसार जिन बालकों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है वे मंदबुद्धि बालक कहलाते हैं। एस.डी. पोर्टियस के अनुसार मंदबुद्धि बालक वह है जिसका सीमित मात्रा में ही मानसिक विकास हो पाता है। ऐसे बालक अपना स्वयं का कार्य और दूसरों की सहायता करने में असमर्थ होते हैं। पोर्टियस के अनुसार क्या है कि इनका मानसिक विकास है वो सीमित मात्रा में हो पाता है और ये खुद का काम करने में और दूसरों की सहायता करने में असमर्थ होते हैं। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ मेंटल डिफिशियंसी के अनुसार मानसिक मंदता से तात्पर्य विकास काल में दिखाई देने वाली औसत से निम्न की बौद्धिक कार्य क्षमता तथा इसी के साथ चलने वाली समाज की मांगों के साथ समायोजन में असमर्थता से है। अब आगे है, इन परिभाषाओं के विश्लेषण के बाद मानसिक मंदता की निम्न प्रकार से व्याख्या कर सकते हैं। मंदबुद्धि बच्चों की बुद्धि लब्धि 70 या इससे कम होती है। वे समाज की मान्यताओं के अनुरूप व्यवहार करने में असमर्थ होते हैं तथा वे समाज के मूल्यों व आदतों के अनुसार व्यवहार नहीं कर पाते। थर्ड है, मानसिक मंदता बालकों का शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता तथा वे अधिक समय तक किसी विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित नहीं कर सकते हैं। मानसिक शक्तियों का विकास काल 18-19 वर्ष की आयु तक माना जाता है। फिफ्थ है, औसत से बहुत कम बौद्धिक क्षमता के साथ साथ मानसिक मंदता की एक पहचान ये भी है कि इसके शिकार बालक या किशोर अपने आप से तथा अपने परिवेश से समायोजित होने में काफी कठिनता का या असमर्थता अनुभव करते हैं। अब है मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं, इनको देख लेते हैं हम। फर्स्ट है, बुद्धि परीक्षाओं के आधार पर पता लगा है कि इन बालकों की बुद्धि बहुत कमजोर होती है। ये बालक सूक्ष्म विषयों पर विचार नहीं कर पाते, अतः गणित, व्याकरण तथा विज्ञान आदि के अध्ययन में रुचि नहीं लेते। थर्ड है, परीक्षा में बार बार अनुत्तीर्ण होते हैं, जिसे आयु के अनुसार छोटी कक्षा में ही पढ़ते हैं। ये बार बार परीक्षा में बार बार अनुत्तीर्ण होते हैं और इनकी आयु बढ़ती जाती है और क्लास इनकी छोटी रह जाती है, पीछे रह जाते हैं, आयु के अनुसार क्लास में नहीं बढ़ पाते आगे। अपने संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाते। ये बौद्धिक कार्यों की अपेक्षा शारीरिक कार्यों में अधिक रुचि लेते हैं। इनमें आत्मविश्वास का अभाव रहता है। ये सामाजिक कार्यों को करने के योग्य नहीं होते और अपने को सदैव अयोग्य, निरर्थक तथा अपूर्ण समझते हैं। आठवां है, तार्किक चिंतन की क्षमता नहीं होती है।
9th, इन बालकों की संकल्प शक्ति अत्यंत निर्बल होती है, अतः ये किसी बात का दृढ़ निश्चय नहीं कर पाते हैं। 10th है, ये सीमित एवं साधारण रुचि लिए होते हैं। इनमें मौलिकता का अभाव होता है तथा ये सामान्यकरण करने में अयोग्यता रखते हैं। इनका अनैतिकता और अपराध की ओर भी झुकाव होता है। जो मंदबुद्धि बालक है, इनका अनैतिकता और अपराध की ओर भी झुकाव हो जाता है। मंदबुद्धि बालक अपने विकास काल में चलना, बोलना व अन्य व्यवहार करना धीमी गति से सीखते हैं। तो ये थी मंदबुद्धि बालकों की विशेषताएं जो हमने देख ली है। अब आगे देखते हैं विमंदित बालकों के प्रकार। जो मंदबुद्धि बालक हैं उनके प्रकार हैं ये। एल.एस. पेनरोज के अनुसार, एल.एस. पेनरोज ने अपनी पुस्तक बायोलॉजी ऑफ मेंटल डिफेक्ट में निम्न प्रकार की मानसिक मंदता का वर्णन किया है। इन्होंने 4 प्रकार बताए हैं विमंदित बालकों के। सबसे पहला है मंगोलिज्म। मंगोल जाति के समान होते हैं, आंखें बादाम की तरह, मुखमंडल पर तिरछापन, होठ पतले, गर्दन छोटी, नाक चपटी, हाथ पांव लंबे व धड़ छोटा और आवाज भारी होती है। यह है मंगोलिज्म के लक्षण। सेकंड है क्रेटोनिज्म। शारीरिक वृद्धि बहुत कम होती है इनकी और शरीर का विकास 3 फीट तक ही होता है। बौद्धिक स्तर 25 से 50 और कान बड़े होते हैं। त्वचा ऊपर से रूखी परंतु शरीर में पर्याप्त चर्बी होती है। थर्ड है हाइड्रोसिपेल। सिर की परिधि लगभग 26 से 28 इंच होती है। मानसिक रूप से मंदबुद्धि। फोर्थ है माइक्रोसिफेली। सिर की परिधि 10 से 17 इंच आकार की होती है। सिर पतला व त्रिकोणाकार दिखता है, माथा चपटा दिखता है। ये थे विमंदित बालकों के प्रकार। अब आगे है मानसिक मंदता के कारण। मंदबुद्धिता निम्न कारणों से हो सकती है। फर्स्ट है वंशानुक्रम, हेरिडिटी। माता पिता की बौद्धिक क्षमता का प्रभाव उनकी संतानों पर भी पड़ता है। गोडार्ड ने कालिकाक परिवार पर अध्ययन कर बताया कि जिन माता पिता का बौद्धिक स्तर निम्न होता है उनके बच्चों का बुद्धि लब्धि IQ स्तर भी कम होता है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मानसिक मंदता आनुवंशिक होती है और इसका हस्तांतरण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में होता रहता है। तो मानसिक मंदता को आनुवंशिक बताया गया है। सेकंड है शारीरिक एवं मानसिक आघात। जन्म के समय, प्रसव के दौरान आघात लगने से भी बालक मंदबुद्धि हो जाते हैं। कच्ची उम्र में सिर पर चोट लगने से कई बार मानसिक विकास रुक जाता है। इस प्रकार मानसिक आघात भी बालक की मंदबुद्धिता का एक कारण होता है। समय से पूर्व जन्म बालकों में भी बुद्धिहीन होने की संभावना अधिक रहती है। थर्ड है शारीरिक दोष, फिजिकल डिफेक्ट। शारीरिक रूप से विकलांग बालक समाज में आपको हीनता की दृष्टि से देखते हैं। शारीरिक बीमारी व्यक्ति को मानसिक रूप से बीमार कर देती है। गर्भकालीन अवस्था में छूत की कई बीमारियां व्यक्ति की मस्तिष्क पर अपना प्रभाव डालती है, जिसके कारण वो मंदबुद्धि का शिकार हो जाता है। तो ये थे मानसिक मंदता के कारण। आगे देखते हैं। आगे फोर्थ है निर्धनता। निर्धनता वर्तमान समय का सबसे बड़ा अभिशाप है। आर्थिक स्तर ठीक न होने के कारण बालकों का सामाजिक, मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। उचित भोजन एवं चिकित्सा के अभाव में व्यक्ति का मानसिक विकास समुचित रूप से नहीं हो पाता है। फिफ्थ है ग्रंथियों का विकार। व्यक्ति का शारीरिक एवं मानसिक विकास उनकी ग्रंथियों पर निर्भर करता है। कई बार बालकों का ग्रंथियों का संपूर्ण विकास नहीं हो पाता है, जिस कारण से वे सही ढंग से कार्य नहीं कर पाती है। पिट्यूटरी एवं थायराइड ग्रंथि से पर्याप्त मात्रा में हार्मोन न बनने पर क्रमशः बोनापन जैसी मानसिक दुर्बलता उत्पन्न हो जाती है। परिणाम स्वरूप मस्तिष्क में विकार उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण उसमें मानसिक हीनता आ जाती है। आगे है घर का वातावरण, होम एनवायरनमेंट। माता पिता की अज्ञानता,
उनके आपसी मतभेद, दैनिक लड़ाई झगड़े जैसे पारिवारिक मुद्दे भी बालक की मानसिक मंदता को प्रभावित करते हैं। बालकों की उचित देखभाल न होने और प्रेम एवं सहानुभूति का अभाव होने के कारण उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास नहीं हो पाता है, जिसके कारण वे मंद बुद्धि के हो जाते हैं। आगे है प्रेरणा की कमी, लैक ऑफ मोटिवेशन। प्रेरणा एवं प्रोत्साहन के अभाव में बालक वातावरण में आसानी से अनुकूलन स्थापित नहीं कर पाता है। इससे बालकों का बौद्धिक विकास रुक जाता है और वे हीनता की भावना के शिकार हो जाते हैं। शैक्षिक वातावरण, एजुकेशनल एनवायरनमेंट। शिक्षकों का अनुचित एवं पक्षपातपूर्ण व्यवहार, स्कूल में सुविधाओं का अभाव, नीरस एवं अमनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग जैसे कारणों से भी बालकों का मानसिक विकास प्रभावित होता है। उचित शैक्षिक वातावरण न होने के कारण बालकों की बौद्धिक क्षमता का पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। मादक पदार्थों का सेवन। कम उम्र में नशीली दवाइयों और मादक पदार्थों के सेवन से बालकों का मानसिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। इन औषधियों से बौद्धिक क्षमता को क्षति पहुंचती है तथा बालक मंद बुद्धि का हो जाता है। तो ये थे हमारे मानसिक मंदता के कारण जो हमने पढ़ लिए हैं। आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब आगे देखते हैं मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा। मंद बुद्धि बालकों को किस प्रकार से शिक्षा प्रदान की जाए, इस प्रश्न पर विचार करना अत्यंत आवश्यक है। यद्यपि भारतवर्ष में मंद बुद्धि बालकों के प्रशिक्षण तथा शिक्षा व्यवस्था के लिए विशिष्ट शैक्षिक कार्यक्रमों का अभाव सा दृष्टिगोचर होता है, परंतु विकसित राष्ट्रों में मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा के लिए अनेक सार्थक तथा प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। निम्न उपायों को दृष्टिगत रखकर मंद बुद्धि बालकों के लिए विशेष उपाय अपनाकर उनको शिक्षित किया जा सकता है। सबसे पहला है शिक्षा का उद्देश्य, एम्स ऑफ एजुकेशन। मंद बुद्धि बालकों की शिक्षा व प्रशिक्षण का उद्देश्य उनके दैनिक जीवन में आने वाली व्यक्तिगत, सामाजिक तथा आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए उन्हें तैयार करना है। दूसरे शब्दों में शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य की उन्नति, स्वस्थ आदतों का निर्माण, दिनचर्या का सवैतन्य निर्वहन, सुरक्षा की भावना, प्राथमिक चिकित्सा तथा मनोरंजन की शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से उनकी शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। सेकंड है स्वयं देखभाल का प्रशिक्षण, ट्रेनिंग फॉर सेल्फ केयर। मंद बुद्धि बालक अपनी देखभाल स्वयं कर सके, इसके लिए उन्हें शिक्षित व प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है। कपड़े पहनने, भोजन करने, सफाई करने, अपनी वस्तुओं की रक्षा करने, अपना मनोरंजन करने आदि का प्रशिक्षण ऐसे बालकों को दिया जाना चाहिए जिससे वे अपने दैनिक कार्यों को स्वयं कर सके। आगे है थर्ड, सामाजिक प्रशिक्षण, सोशल ट्रेनिंग। मंदबुद्धि बालकों को उचित ढंग से सामाजिक व्यवहार करने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। सामूहिक कार्यों को, खेतों, सार्वजनिक कार्यक्रमों तथा सामाजिक शिष्टाचार का प्रशिक्षण देने के साथ साथ मंदबुद्धि बालकों को विभिन्न सामाजिक क्रियाकलापों में भाग लेने के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाए। आगे है फोर्थ, आर्थिक प्रशिक्षण, इकोनॉमिक ट्रेनिंग। मंदबुद्धि बालकों को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता है कि वे अपने जीवन यापन के लिए आवश्यक न्यूनतम धन अर्जित करने में समर्थ हो सके। छोटे छोटे घरेलू कार्यों, हस्तशिल्पों आदि का प्रशिक्षण देकर ऐसे बालकों को स्वावलंबी बनाया जा सकता है। विशिष्ट कक्षाएं, स्पेशल क्लासेज। मंदबुद्धि बालक अपनी मानसिक सीमाओं के कारण सामान्य कक्षाओं का पूर्ण लाभ नहीं उठा पाते हैं, अतः उनके लिए विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों के द्वारा संचालित विशिष्ट कक्षाओं की व्यवस्था की जानी चाहिए। हमारे देश में मंदबुद्धि बालकों के लिए केंद्र तथा राज्य सरकार की आर्थिक सहायता से एवं अनेक स्वयंसेवी संस्थानों की ओर से विशेष प्रकार की व्यवस्थाओं से युक्त आवासीय तथा दिवसीय शिक्षा संस्थाएं खोली गई है। इनमें मंदबुद्धि बालकों की विशिष्ट आवश्यकताओं
तथा परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए उनके प्रशिक्षण का ध्यान दिया जाता है। तो ये थी मंदबुद्धि बालकों की शिक्षा व्यवस्था। अब आगे है समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक बालक का अर्थ सामान्यतः समस्याएं पैदा करने वाले बालकों को समस्यात्मक बालक कहा जाता है। समस्याएं प्राय तब खड़ी हो जाती हैं जब वे बालक कुछ असामाजिक या अनैतिक कार्य करने लगते हैं और बार बार समझाने या मना करने पर भी अपने व्यवहार पर नियंत्रण नहीं कर पाते हैं। समस्यात्मक बालक उस बालक को कहते हैं जिसके व्यवहार में कोई ऐसी असामान्य बात होती है जिसके कारण वह समस्या बन जाता है, जैसे चोरी करना, झूठ बोलना आदि। वे बालक जो कक्षा, विद्यालय, घर में समस्या उत्पन्न करते हैं तथा सामान्य बालकों से व्यवहार में अधिक भिन्न होते हैं, समस्यात्मक बालक कहलाते हैं। तो समझो इसको, समस्यात्मक बालक कौन से होते हैं। समस्यात्मक बालकों का व्यवहार सामान्य बालकों के व्यवहार से भिन्न होता है। और जो समस्यात्मक बालक हैं वो असामाजिक और अनैतिक कार्य करते हैं और वो बार बार समझाने पर या मना करने पर भी उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, वो किसी की नहीं सुनते हैं। तो ये समस्यात्मक बालक होते हैं। अब आगे है वैलेंटाइन के अनुसार समस्यात्मक बालक वे होते हैं जिनका व्यवहार अथवा व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असाधारण होता है। जिसका व्यवहार और व्यक्तित्व किसी बात में गंभीर रूप से असाधारण होता है। अब है समस्यात्मक बालकों के प्रकार। मनोवैज्ञानिकों ने बालक के विशेष लक्षणों के आधार पर उनके मुख्य लक्षण बताए हैं, जो निम्न हैं। चोरी करने वाले बालक, झूठ बोलने वाले बालक, क्रोध व झगड़ा करने वाले बालक, विद्यालय से भाग जाने वाले बालक, छोटे बालकों को परेशान करने वाले बालक, भयभीत रहने वाले बालक, गृह कार्य न करने वाले बालक, कक्षा में देर से आने वाले बालक और अन्य असामाजिक व अनैतिक कार्य करने वाले बालक। ये हैं समस्यात्मक बालकों के प्रकार जो हमने पढ़ लिए हैं। अब आगे है समस्यात्मक बालकों की शिक्षा। किस प्रकार से इन बालकों की शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो है समस्यात्मक बालकों को अच्छे कार्यों के प्रति प्रोत्साहन दिया जाए तथा उन्हें दंड न दिया जाए। इसके लिए स्वास्थ्य, शिक्षाप्रद मनोरंजन की व्यवस्था हो। समस्यात्मक बालक को कक्षा व घर में अकेले रहने का अवसर न दिया जाना चाहिए। इनको अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। मनोवैज्ञानिक जांच करके समस्या का पता लगाया जाए कि बालक में क्या समस्या है। ये मनोवैज्ञानिक जांच करके पता लगाया जाए। अनुशासन के लिए कठोर विधि न अपनाई जाए। इनके ऊपर अनुशासन के लिए कठोर विधि न अपनाई जाए। विशेष प्रशिक्षण विद्यालय खोले जाएं, जहां समस्यात्मक बालकों की शिक्षा देने वाले अध्यापक प्रशिक्षक प्राप्त कर सके। प्रत्येक जनपद में मनोचिकित्सालय की व्यवस्था और इनको स्कूलों से जोड़ा जाए। देश अथवा मंडल स्तर पर गंभीर व्यवहार ग्रस्त समस्यात्मक बालकों के लिए आवासीय विद्यालय खोले जाएं। तो फ्रेंड्स, आई होप आप आज का जो टॉपिक था मंदबुद्धि बालक और समस्यात्मक बालक, ये आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। और मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू।